जब मैं 1247 मेपल स्ट्रीट पहुंची तो जीपीएस रात के 11:47 दिखा रहा था। मुझे उसी समय अपनी मन की आवाज पर भरोसा कर लेना चाहिए था। घर सड़क से थोड़ा पीछे था और उसके चारों ओर उगी हुई झाड़ियां थी जिन्हें बरसों से कोई ट्रिमर नहीं लगा था। उस घर को छोड़कर उस ब्लॉक के हर दूसरे घर की बालकनी की लाइटें जल रही थी। ये घर भयानक अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अपनी पिछली सीट से एक बड़ा ऑर्डर उठाया, 6 बड़े पिज्जा, ब्रेड स्टिक्स, विंग्स वगैरह। ऐसा ऑर्डर जिससे मेरा रेंट निकल जाए, इसलिए मैं देर रात या आस पड़ोस के बारे में ज्यादा नखरे नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैं कार से उतरी, मेरे फोन पर डिलीवरी के नए इंस्ट्रक्शंस आने लगे। साइड वाले दरवाजे का इस्तेमाल करना, 3 बार खटखटाना। ये मेरे लिए दूसरी वार्निंग होनी चाहिए थी। उससे मुझे एक भारी टिप देनी चाहिए। साइड का दरवाजा 2 मुरझाती झाड़ियों के बीच था, जो सड़क से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जैसा कहा गया था, मैंने 3 बार खटखटाया और अपने हाथों में पिज्जा के पैकेट हिलाने लगी। वजन से मेरे कंधे दुख रहे थे, लेकिन ये दिन की मेरी आखिरी डिलीवरी थी। दरवाजा अचानक खुल गया, जैसे वो इंसान जिसने दरवाजा खोला उसके पीछे खड़ा सेकंड गिन रहा हो। तुम देर से आई हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी चौड़ी आंखें मेरे शरीर के हर इंच को घूर रही थी। वो आदमी शायद 50 साल का था, आम कद का, और उसने एक फीकी स्लेटी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। उसके बाल ऊपर से पतले थे लेकिन पीछे से लंबे थे। माफ करना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मैंने झूठ बोला। इसके लिए $147 और 83 सेंट्स लगेंगे। अंदर आ जाओ। वो पीछे हट गया और अपने पीछे अंधेरे हॉलवे की तरफ इशारा किया। मुझे इसे उठाने में मदद चाहिए। मैं सच में अंदर नहीं आ सकती। कंपनी की पॉलिसी। मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं ये सब खुद नहीं उठा सकता। अगर तुम अंदर नहीं आ सकती तो बेहतर होगा कि तुम इसे वापस ले जाओ। उसका चेहरा बदल गया, बहुत थोड़ा सा, लेकिन मैं समझ गई थी। आंखें सिकुड़ गई और होंठ फड़कने लगे। मैं उसे वहीं खड़े देखती रही। ना तो कोई छड़ी दिख रही थी और ना ही कोई व्हील चेयर। उसकी डिसेबिलिटी या तो दिखाई नहीं दे रही थी या फिर थी ही नहीं। लेकिन मैं ऑर्डर वापस तो नहीं ले जा सकती थी। ठीक है, बस रसोई में, मैंने कहा। हो सकता है कि ऐसे लोग भी होते हों जिनकी डिसेबिलिटी दिखाई न देती हो। शायद मैं थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन अपने काम की थकान, बेसुध हालत में भी मुझे पता था कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। हॉलवे में बिल्कुल अजीब सी बदबू आ रही थी। सड़े हुए खाने, सफाई के प्रोडक्ट्स या यहाँ तक कि सीलन की भी नहीं। ये किसी गंदे केमिकल की बदबू थी, इतनी तेज कि मेरी नाक जलने लगी और मेरा सर घूमने लगा। मैं उसके पीछे घर के अंदर गई, एक लिविंग रूम से गुजरी जहाँ सारा फर्नीचर गलत डायरेक्शन में था, टीवी से दूर, और उस हॉलवे की तरफ जहाँ से हम अभी गुजरे थे। किचन इधर है, उसने कहा, लेकिन वो मुझे हॉल के आखिर में एक दरवाजे की ओर ले जा रहा था। यहाँ नीचे। नीचे? मैं चलते चलते रुक गई। किचन बेसमेंट में है? वहाँ मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज हल्की, लगभग सॉफ्ट हो गई। वो भूखे हैं। मेरे अंदर की आत्मा चीख पड़ी। हमारे कदमों के अलावा घर में सन्नाटा था। मुझे मेहमानों, बातचीत या टीवी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये सोच के मैं थोड़ी घबरा गई। मुझे लगता है कि मैं इन्हें यही काउंटर पर छोड़ दूंगी, मैंने बैग हॉलवे में एक छोटी सी मेज पर रखते हुए कहा। तुम्हारे मेहमान ऊपर आकर इन्हें ले जा सकते हैं? नहीं, वो चिल्लाया। वो ऊपर नहीं आ सकते, सब बूढ़े हैं। वो मेरे और सामने वाले दरवाजे के बीच से बहुत ही चालाकी से निकला, जैसे वो बस अपनी जगह ठीक कर रहा हो। लेकिन अब मुझे बाहर निकलने के लिए उसके बीच से होकर गुजरना होगा। मेरे मेहमानों को इंतजार नहीं पसंद, उसने आगे कहा। खासकर नए मेहमानों को भूख लगने पर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मेरा मुंह सूख गया। सर, मुझे थोड़ी जल्दी है और भी डिलीवरी मिल गई है, तो मुझे जाना होगा। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। वो अजीब ढंग से मुस्कुराया, जिससे मेरे पेट में रात का खाना उलटने लगा। मैंने तुम्हारा ऐप चेक किया, ये रात की तुम्हारी आखिरी डिलीवरी थी। उसे ये पता नहीं होना चाहिए था। जैसे वो हिम्मत करके मेरे पास आया, मुझे अपनी हथेलियों पर ठंडे पसीने की चमक महसूस हुई। बेसमेंट वाकई आरामदायक है, साउंड प्रूफ और गर्म रोशनी है। मेरे सभी मेहमानों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता। मैंने अपना फोन ढूंढा और सबसे पहले कांटेक्ट करने के लिए कॉल बटन दबाया। वो मेडी के पास गया, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त का वॉइसमेल था। हे, मैंने फिर से जोर से कहा। हाँ, मैं 1247 मेपल स्ट्रीट पर हूँ। हाँ, वहीं। क्या तुम मुझे सामान पहुंचाने में मदद कर सकती हो? कस्टमर का ऑर्डर बहुत बड़ा है और उसे नीचे पहुंचाने में मदद चाहिए। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजरें सामने के दरवाजे की तरफ गई, फिर मेरी तरफ। हाँ, यहाँ बहुत सारा खाना है, मैंने फोन पर बात जारी रखी। हाँ, मैं साइड वाले दरवाजे पर हूँ, बस पीछे आ जाओ, वहीं दिख जाएगा। फोन रख दो, उसने धीरे से कहा। क्या? ओ हाँ, ठीक है जेक। हाँ, बस जल्दी करो, मुझे जल्दी घर जाना है।
मैंने कॉल खत्म की और उसकी तरफ देखा। मेरे साथ काम करने वाला लड़का भी बाहर गया है, बस 1 मिनट लगेगा। एक पल के लिए मेरी आंखों में सफेद धब्बे नाचने लगे और मैंने उसकी आंखों को अंधेरे में झपकते देखा। मैं ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से उसके पास से निकल गई। मैं कोशिश कर रही थी कि भागू ना और अपनी सांसें स्थिर रखूं। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं दरवाजे का हैंडल भी मुश्किल से घुमा पा रही थी। हम लड़की का इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर क्यों लग रही है? मेरे पीछे एक आवाज गूंजी और भी कदमों की आहट सुनाई दी। उसके साथ कोई था, मुझे उसे जाने देना पड़ा, वो चिल्लाया। मैं अपनी कार तक पहुंची, उसे रिवर्स में डाला और उस ड्राइवे से गाड़ी इतनी तेजी से बाहर निकाली जितना मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई थी। जैसे मैं गाड़ी चलाकर दूर गई, मैंने अपने रियर व्यू मिरर में उसके गैराज की एक झलक देखी। दरवाजा आधा खुला था और मुझे छत से लटकी प्लास्टिक की चदरें और एक वर्क बेंच पर रस्सी बंधी दिखाई दे रही थी। जब मैंने 911 कॉल किया तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे। पुलिस घर पहुंची और पूरी जांच पड़ताल की। बेसमेंट साउंड प्रूफ था। जिप टाई और कोने में क्लोरोफॉर्म के जार रखे हुए थे। उन्हें दीवारों में लगे मेटल के छल्ले और एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड भी मिला जिस पर बड़े अक्षरों में मेहमान लिखा था। ये किसी डार्क वेब टॉर्चर रूम जैसा लग रहा था। पुलिस को किचन के दराज में 3 ड्राइविंग लाइसेंस भी मिले। ये सभी लगभग 20 साल की लड़कियां थी जो पिछले 2 सालों में देर रात डिलीवरी के बाद लापता हो गई थी। मैं उस कमरे, प्लास्टिक शीटिंग और उसे कैसे पता चला कि ये मेरी आखिरी डिलीवरी थी के बारे में सोचती रही। लेकिन ज्यादातर मैं उसकी उस मुस्कान के बारे में सोचती हूँ जब उसने कहा था कि उसके मेहमान कभी जाना नहीं चाहते, क्योंकि अब मैं उसका मतलब समझ चुकी हूँ। मैं 3 साल से टोनी के लिए पिज्जा डिलीवरी कर रहा हूँ और मुझे लगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। बेहद पैसे वाले घर जहाँ टाइट सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता है, अपार्टमेंट जिनकी दीवारों में किसी चीज के मर जाने जैसी गंध आती है, लेकिन कुछ डिलीवरी आपके साथ रहती हैं और दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देती है। ये उन रातों में से एक था। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे भगवान ने मेरे विंडशील्ड वाइपर से कोई बदला ले लिया। मूसलाधार बारिश में मैं मुश्किल से घरों के नंबर देख पा रहा था और साइकमोर एवेन्यू पर घूमते हुए हर मेल बॉक्स पर नजरें गड़ाए हुए था। जीपीएस बार बार जोर दे रहा था कि मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे बस अंधेरे घर, झुके हुए पेड़ और पानी से भरे नाले दिखाई दे रहे थे। घर अपनी जमीन पर खड़ा हुआ था, जैसे गलती से वहां गिर गया। लंबी लंबी पट्टियों में पेंट उखड़ गया था। शटर टेढ़े मेढ़े लटके थे और लॉन घास काटने के लिए तरस रहा था। लेकिन बरामदे की लाइट जल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो सुबह 9 बजे पिज्जा ऑर्डर कर सकता है। मैंने ऑर्डर उठाया और घर की तरफ भाग गया। जब मैंने दरवाजा खटखटाया और अपने गीले बालों में हाथ फेरा तो नीचे कुछ हिला। जरा रुक जाओ जाने मन। आवाज ऊंची और मीठी थी, जैसे किसी परिवार में अकेली बुआ जिन्हें जिंदगी में कभी अपना राजकुमार नहीं मिला। दरवाजा खुला और मेरी दुनिया पलट चुकी थी। किसी बूढ़ी औरत की बजाय मुझे देखकर मुस्कुराई एक लंबी अधेड़ उम्र की औरत। वो 6 फुट 2 इंच की कदकाठी की थी और मेरे ऊपर भारी थी। उसके चौड़े कंधे गुलाबी कार्डिगन पर बिल्कुल फिट नहीं आ रहे थे। उसकी लिपस्टिक चटक लाल थी और उसके चेहरे पर ऐसे फैली हुई थी जैसे उसने उसे अंधेरे में लगाया हो। उसके गालों पर एक अजीब जोकर जैसी मुस्कान बिखेर रही थी जो मेरे जीने तक मेरी रातों को सताती रही। लेकिन ये उसका चेहरा ही था जिसने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया। ये भयानक था। उसका चपड़ा, उभरी हुई हड्डी और धसे हुए गाल। उसके सर पर सुनहरे रंग का विग टेढ़ा पड़ा था, जिससे उसके नीचे छोटे छोटे काले बाल दिखाई दे रहे थे। फाउंडेशन मोटा लगा हुआ था, लेकिन वो उसकी सुबह की हुई ताजी शेप को छिपा नहीं पा रहा था। वाह, कमाल है। मुझे उम्मीद थी कि तुम जवान होगे। वो दरवाजे की चौखट पर झुकी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तुम्हारा नाम क्या है जाने मन? मैंने अपनी आवाज कड़क रखने की कोशिश करते हुए पिज्जा के डिब्बे आगे बढ़ाए। रेबेका मार्टिनेज के लिए पेपरोनी के साथ 2 मीडियम पिज्जा, यानी 43.50। वो मुस्कुराई और कसम से ही अब तक देखी सबसे परेशान करने वाली चीज थी। उसकी लिपस्टिक उसके दांतों पर लग गई थी, जिससे बालकनी की रोशनी में वो खून से सने हुए लग रहे थे। ये नाव पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। अंदर आओ, बाहर बहुत जोर से बारिश है। मैं उसके पीछे से घर के अंदर देख सकता था। हॉलवे में अंधेरा था। छत से सिर्फ एक बल्ब लटक रहा था। वॉलपेपर लंबी लंबी पट्टियों में उखड़ गया था, जो किसी मरे हुए की स्किन जैसा लग रहा था। और दीवारों पर हर जगह तस्वीरें लगी थी। वो मेरी उम्र के आसपास के लड़कों के अलग अलग चेहरे थे और मुझे देखकर समझ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार करता हूँ, मैंने कहा। उसकी मुस्कान लड़खड़ाई। रूट मत बनो जाने मन, आकर अपनी खास टिप ले लो। आप मुझे यही दे सकती हैं, ठीक है ना? मैं तुम्हें अंदर आने के लिए जोर दे रही हूँ। वो थोड़ा और पास आई और मेरे शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया। सच में मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। मैं थोड़ा पीछे हट गया। बस 43.50। अरे चलो भी, रूड मत हो।
मोटी टिप नहीं चाहिए कि इसलिए इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाकर आए हो तुम? हाँ, उसने अपने लंबे नाखूनों को दरवाजे की चौखट पर चटकाया, जिससे वहां खरोच आ गई। वो किसी लिपस्टिक की तरह ही चटक लाल रंग के थे, लेकिन टूटे हुए और गंदे। एक तो पूरी तरह गायब था, जिसके नीचे एक खाया हुआ नाखून दिखाई दे रहा था। मैं जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। मुझे लगता है कि आप टिप की चिंता मत करिए, मुझे जाना है। चिंता मत करो। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल गई थी। अब कोई दिखावा नहीं बचा। वो गहरी मर्दाना और गुस्से से भरी हुई थी। ये तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें लगता है कि रेबेका कोई मजाक है? हाँ। वो बालकनी में बाहर आया और मैंने उसके जूते देखे। वो एक लड़के के वर्क बूट थे, कम से कम 11 साइज के, और उसके बालों से भरी उंगलियों पर गुलाबी नेल पॉलिश लगी हुई थी। तुम सब लड़के एक जैसे हो, उसने जारी रखा, लेकिन अब ये साफ तौर से एक आदमी की आवाज थी। तुम विग और लिपस्टिक देखते हो और सोचते हो कि तुम रेबेका पर हंस सकते हो, लेकिन रेबेका को अपने ऊपर हंसाया जाना पसंद नहीं है। वो अचानक आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम यहाँ आए, तुमने रेबेका का दरवाजा खटखटाया, अब तुम्हें रेबेका की खास टिप जरूर मिलेगी। अंदर जाओ। उसकी उंगलियों ने मेरी जैकेट की आस्तीन पकड़ ली। मैं झटके से दूर हट गया, अपनी कोहनी जोर से पीछे की और हमला कर दिया। ये उसकी पसलियों से टकराया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा। बाकी लड़के भी पहले लड़े ही थे। अब वो मुस्कुरा रहा था। विग पूरी तरह टेढ़ी हो गई थी। लेकिन आखिर में सबने रेबेका का शुक्रिया अदा किया। वो सब बार बार चिल्ला रहे थे। मैंने पिज्जा गिरा दिया और बिना पीछे देखे अपनी कार तक पहुंचने के अलावा किसी और चीज की परवाह किए बिना तेजी से भागा। मैंने बालकनी पर, फिर बजरी वाले रास्ते पर भारी कदमों की आहट सुनी। यहाँ वापस आओ, रेबेका का काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अपनी चाबियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि बारिश मेरी पीठ पर बरस रही थी। वो पास ही था, शायद मेरे ठीक पीछे। मैंने मुड़कर नहीं देखा। चलो, मैंने बड़बड़ाया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं सचमुच अंदर घुसा और चाबी इग्निशन में लगा दी। इंजन चालू हुआ, तभी एक बड़ा जूता मेरी पिछली खिड़की से टकराया। मैंने कार को रिवर्स में डाला और तेज कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे पीछे क्या है। आगे के अलावा किसी और दिशा में न देखते हुए मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उस ड्राइवे से निकल गया। अपने साइड मिरर में मैं बस एक पल के लिए मैंने उस सड़क के बीचों बीच उसे खड़ा हुआ देखा। उसके हाथ से वे किसी मरे हुए जानवर की तरह लटकी हुई थी। मैंने 3 मील दूर एक रेस्टोरेंट से पुलिस को फोन किया। जब वो पहुंचे तो घर खाली था। उस भयानक पल की गवाही देने के लिए कोई गुलाबी कार्डिगन या विग वहां नहीं मिला, लेकिन शहर की हर बड़ी चेन की डिलीवरी यूनिफॉर्म का एक कलेक्शन वहां मौजूद था, साफ और प्रेस किए हुए, ट्रॉफियों की तरह सफाई से लाइन में लटके हुए, और कोने में ड्राइविंग लाइसेंस से भरा एक टिप जार था। अगले दिन मैंने पिज्जा डिलीवर करना छोड़ दिया और एक कॉल सेंटर में नौकरी ढूंढ ली। लेकिन कभी कभी देर रात जब तेज बारिश होती है, तब भी मेरे दिमाग में वो आवाज गूंजती रहती है। तुम लड़के हमेशा रेबेका के काम खत्म होने पर अपनी टिप मांगते हो। मुझे अपनी टिप कभी नहीं मिली और मैं हर दिन इसके लिए शुक्रगुजार हूं, सच में। रात के 11:47 बजे थे जब किसी ने मेरे डॉर्म के दरवाजे पर खटखटाया। 2-4 हल्की थपथपाहट, जैसे वो फ्लोर पर किसी और को जगाना न चाहता हूं। मैं वैलोरेंट की एक और रात बिना सोए गुजार रहा था। ये भूलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे घर की कितनी याद आती है। स्ट्रेट में ट्रांसफर हुए 3 हफ्ते हो गए थे और मुझे अभी भी यहाँ एक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। मैंने अपना गेम रोक दिया और सुनने की कोशिश की। फिर से दस्तक हुई, आराम से लेकिन लगातार। पीप होल की मदद से मैंने रेड पिज्जा पैलेस की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी को थर्मल बैग पकड़े देखा। साफ सुथरा, शायद 20s में था वो। पिज्जा डिलीवरी, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज दरवाजे से दब गई। गलत दरवाजा है यार, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, मैंने बिना दरवाजे खोले चिल्ला कर कहा। देर रात गलत कमरे में खाने की डिलीवरी अक्सर होती रहती थी, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसका हाव भाव बहुत सख्त था, मानो वो अंदर ही अंदर चीख को दबा रहा हो। ऑर्डर की पेमेंट हो चुकी है, इसमें टिप भी शामिल है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी टेढ़ी थी। मैंने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया यार, इस बार मैंने जोर से दोहराया। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। तुम गलत इंसान के पास आए हो दोस्त। उस आदमी ने अपना चेहरा दरवाजे से और सटा लिया। अब मैं पीप होल से उसकी आंखें देख सकता था, चौड़ी और बिना पलके झपकाए। सर, मुझे डिलीवरी पूरी करनी है, यह आखिरी डिलीवरी में से एक है। अगर मैं इसे वापस ले गया तो मेरा मैनेजर नाराज हो जाएगा। प्लीज, वैसे भी इसका बिल दे दिया गया है ना। तो इसे खा लो और बता दो कि तुमने डिलीवर कर दिया है। मैं हंसा, अपने खेल में वापस आने के लिए बेताब हो रहा था। वो आदमी हिला तक नहीं, वो बस वहीं खड़ा रहा, इधर उधर थोड़ा घूर रहा था, जैसे कुछ तय कर रहा। जब उसने दोबारा बात की तो उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। मैं इसे अकेला नहीं खाना चाहता।
और मुझे पता है तुम भी नहीं खाना चाहते। क्या तुम्हारी अकेली वाली गेम नाइट के लिए बिल्कुल सही नहीं है? मैकरोनी और कोक, मुझे अंदर आने दो बस 1 मिनट के लिए। मैं वादा करता हूँ कि हम मजे करेंगे। एलेक्स। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हट गया और डेड बोल्ट को 3 बार चेक किया। वो आदमी ना सिर्फ मेरा नाम जानता था बल्कि उसे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इन दिनों मुझे किस बात का डर था। मुझे पूरा शक था कि वो पिज्जा वाला बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैंने कहा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने उसे हॉलवे में कुछ रखते सुना। मेरे दरवाजे से कदमों की आहट हटी और मैंने राहत की सांस ली। मैं खिड़की के पास गया और पर्दों से झांका। वो आदमी नीचे फुटपाथ पर खड़ा था, मेरी खिड़की को घूर रहा था। पिज्जा का बैग एक पेड़ के पास यूं ही पड़ा था। वो जा नहीं रहा था, वो बस देख रहा था। मैंने अपना फोन उठाया और कैंपस सिक्योरिटी को फोन करने ही वाला था, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। एक डिलीवरी ड्राइवर मेरी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। ये कोई अपराध तो नहीं था। 2 घंटे तक वही रहा, छोटे छोटे गोल गोल चक्कर लगाता, अपना फोन देखता रहा, लेकिन हर बार उसी जगह वापस आ जाता जहां से वो मेरी खिड़की देख सकता था। मैंने लाइटें बंद रखी और पर्दों की एक दरार से उसे देखता रहा, जब तक कि थकान ने आखिरकार जीत हासिल नहीं कर ली और मैं बेहोश हो गया। जब मैं अगली सुबह उठा तो वो जा चुका था। यार तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, मेरे रूममेट मार्कस ने सुबह की क्लास से वापस आकर कहा। मार्कस उन कुछ लोगों में से था जिन्होंने मेरे यहाँ ट्रांसफर होने के बाद मुझे यहाँ का हिस्सा होने का एहसास करने में कोशिश की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, नकली डिलीवरी, वो आदमी जो मेरा नाम और कमरा नंबर जानता था, और कैसे वो पूरी रात बाहर खड़ा रहा। मार्कस ने ये सब बातें ध्यान से सुनी, जो धीरे धीरे और गंभीर होती गई। अरे भाई, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेरी बात खत्म होने पर उसने फीका चेहरा लिए कहा, पिछले महीने शहर में 2 हत्याएं हुई थी। एक पागल डिलीवरी ड्राइवर के भेस में नए लोगों के अपार्टमेंट में घुस गया, उसने मारपीट की, सामान चुराया और कुछ घिनौना काम किया। ये सब लोकल न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। मेरे चेहरे से खून सूख गया। क्या? हाँ, ये सब चैनल 7 और कैंपस अलर्ट पर था। वो आदमी नकली खाने के ऑर्डर लेकर आता था, दावा करता था कि ऑर्डर प्रीपेड है, और फिर जब लोग दरवाजा खोलते तो वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता। मार्कस ने अपना फोन निकाला और न्यूज आर्टिकल्स देखने लगा। अरे यार एलेक्स, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये देखो इसे। टाइटल पढ़कर मेरी सांसें फूल गई। पिज्जा डिलीवरी किलर ने मिलफील्ड में तीसरा शिकार बनाया। नीचे पुलिस का एक स्केच था जिसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। बिल्कुल वही बुनियादी चेहरे मोहरे थे, वही बेजान आंखें और वही बेचैन कर देने वाली मुस्कान। हमें सिक्योरिटी कैमरों की जांच करनी होगी, मैंने कहा। कैंपस सिक्योरिटी ने न्यूज आर्टिकल्स पर एक नजर डाली और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस 1 घंटे के अंदर पहुंच गई। उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज निकाली और टाइम स्टैम्प देखकर चुप हो गए। रात 11:47 बजे, अधिकारी बुदबुदाया। बाकी कोशिशों का समय भी। बाकी कोशिशें? मैंने पूछा। वो खास तौर पर ट्रांसफर हुए स्टूडेंट्स को निशाना बना रहा है, नए स्टूडेंट्स को जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें चौकन्ना रहना है। ऑफिसर ने फुटेज रिवाइंड किया। हमें लगता है वो उनकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से लेता है। वो स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। पिज्जा पैलेस की यूनिफॉर्म पहने मेन डोर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब ऑफिसर ने फ्रेम को फ्रीज किया तो मेरा खून जम गया। उसके हाथ खाली थे। लेकिन मैंने तो उसे कुछ ले जाते हुए देखा था, मैंने फुसफुसा कर कहा। बचे हुए सभी लोग एक ही बात कहते हैं, वो उस पीप होल से एक डिलीवरी बैग पकड़े हुए देखते हैं, लेकिन कैमरे उसे कभी नहीं देखते। हम हफ्ते से उसका पीछा कर रहे हैं। तुमने सही करा, दरवाजा नहीं खोला। 3 दिन बाद उन्होंने उसे शहर के उस पार एक और हॉस्टल में यही सब करते हुए पकड़ लिया। मार्कस ने मुझे न्यूज रिपोर्ट दिखाई। पिज्जा डिलीवरी करने वाला हत्यारा, घर में घुसने की नाकाम कोशिश के बाद गिरफ्तार। मुझे राहत तो मिली, लेकिन मैं अपने डर से उबर नहीं पा रहा था। कल रात मैं लाइब्रेरी से वापस आ रहा था, तभी मैंने देखा कि कोई दूर से मेरा पीछा कर रहा है। बस एक आदमी आम कपड़ों में, जेबों में हाथ डाले, मेरी चाल से बिल्कुल मेल खा रहा था। जब मैंने मुड़कर देखा तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। ये वही मुस्कान थी जो मैंने अपने पीप होल से देखी थी।